शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सेल। सेल सेल की हम लोग क्या देख, आज हम लोग इसका विषय में और डिटेल चर्चा करेंगे। सेल का डिफ्रेंशिएट भी करेंगे और इसके सेल के अंदर में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनेल्स है, छोटे छोटे जो अंगक बोलते हैं ना, कोशिका अंगक, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ये बताइए, इसका जवाब दीजिए। लाइसोसोम इज फाउंड इन एनिमल सेल एज वेल एज सेंट्रोसोम फाउंड इन दोनों स्टेटमेंट बताना है आप लोग को। ये क्या है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ओनली एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं। लाइसोसोम लाइसोसोम एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में नहीं। यस सर, बस एनिमल में होगा। आपके हिसाब से, ऑनलाइन वाले के हिसाब से ये वाला गलत है? नहीं, ये गलत है। आप लोग के हिसाब से, जो यहाँ बैठे ऑफलाइन, उनके हिसाब से नहीं। तारके तो इसको बोलते हैं, लाइसोसोम में बोलते हैं। तारक का इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। और सेकेंड सर सही है। हाँ, सेकेंड सही है सर और फर्स्ट गलत है। फर्स्ट गलत है। ठीक है, और गलत आंसर लेके हम लोग चले गए थे। लाइसोसोम दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आत्महत्या सिर्फ आत्महत्या और सुसाइडल बैक करने का इसका सेंस ये है कि सिर्फ आदमी पंखा पे लटक जाता है, पैर नहीं लटकता है, वो कहने का सेंस नहीं है। सुसाइडल बैक कहने का सेंस इसमें है कि इसमें जो एंजाइम पाया जाता है, इसको बोलता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये क्या होता है, जब सेल डैमेज हो जाती है, सेल पुरानी हो जाती है, सेल में कोई टूट फूट होती है, सेल अब उस शरीर के लिए, उस बॉडी के लिए जरूरत नहीं है, तो क्या करेगा? सेल को डिकम्पोज करने के लिए कोई मटेरियल होना चाहिए ना, उसको बॉडी से आउट करना है। तो क्या करेगा, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये ब्रस्ट कर जाता है, फट जाता है, फट जाएगा और उसमें से एंजाइम जो निकलेगा उसको बोलता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उस सेल को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है। तो ये प्लांट्स और एनिमल दोनों सेल में होता है, दोनों में एक काम होता है। ठीक है, सिर्फ एनिमल में नहीं कि एनिमल लिविंग है भाई, पंखा में लटकने की कैपेसिटी तो सिर्फ एनिमल के पास है, पेड़ के पास नहीं। पेड़ कभी सुसाइड करता है क्या? नहीं ना। तो ये सेंस हम लोग सोच विचार करके सोच लिए कि सिर्फ एनिमल में, बट एनिमल में सिर्फ अगर बात होगी तो वो सेंट्रोसेल है, जिसका काम होता है सेल डिवीजन में। इसकी भूमिका है सेल डिवीजन, जब हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, एक सेल से कई सेल बनता है ना। हाँ, सेल से ही सेल का निर्माण होता है। तो ये जब हम प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि इसकी क्या भूमिका है सेंट्रोसोम की। ठीक है, तो ये एज ओनली इन एनिमल। इसी को बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। इसको देने वाले जो व्यक्ति का थ्योरी क्या कहती है, देखिए, दुनिया में कुछ हर चीज़ के कुछ ना कुछ नियम है ना। जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन्स प्रिंसिपल कहिए, ग्रेविटेशनल लॉ कहिए, प्रिंसिपल कहिए, क्या एक नियम है उसमें। उस नियम को क्या किया इन्होंने, इन्वेंशन कर दिया। नियम तो पहले ही सही है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से हो, लेकिन किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी, कोई उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाए, इसलिए नहीं पता चला। जो व्यक्ति की नज़र गहरी थी, जिसकी नज़र पारखी थी, वो देखे उस चीज़ को और लोगों के सामने रख दी, उस पर डिफरेंट का सिस्टम बना, थ्योरी बनी, बहुत सारे उसका एप्लीकेशन हो गया, यूज हो गया। उसी हिसाब से सेल के बारे में जब देखा गया तो इन्होंने, दो वैज्ञानिक है स्लीडन एंड स्वान, इन्होंने देखा क्या कि एक कोशिका जो बन रही है, ये कोशिका जैसे मनुष्य की संतान क्या है, मनुष्य है ना। वुमेन क्या पैदा करता है, वुमेन, आदमी, मनुष्य का बच्चा मनुष्य, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, इसी तरह से सेल का बच्चा सेल। तो सेल क्या होता है, जो पहले से एग्जिस्टिंग सेल है,
जो पहले से सेल है वो क्या करेगा, ये दूसरा सेल को बनाएगा। और इसीलिए हम उस समय अभी बोले थे कि सेल क्या होता है, डिवाइड करता है। ये बन के क्या हो गया, फिर ये 2 बन गया, फिर ये 2 सेल है ऐसे बन गए, फिर ये डिवाइड करेंगे तो ये भी 2, ये भी 2, ये चेन चलती रहेगी, श्रृंखला जारी रहेगी। और इसीलिए एक सेल से करोड़ों लाखों बॉडी में हमारे सेल का निर्माण होता है। इतना छोटा जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वहाँ से लेकर 5 फीट 6 फीट का मनुष्य, या आप ब्लू व्हेल को ले लीजिए, डायनासोर को ले लीजिए, या फिर एलिफेंट जो से इतना हैवी एनिमल है, एक ही सेल से उसका निर्माण हुआ। ये पूरे सेल की ये थ्योरी है, प्रिंसिपल है। तो इन्होंने क्या किया, उस मुख्य मुख्य बातों को हम लोग नोट कर लेते हैं, है ना? सही है सही है जी। या तो एक कोशिका क्या बना होगा, या उसमें एक से अधिक कोशिका होंगे। एक कोशिका की बात करें तो बैक्टीरिया, आपको प्रोटोजोआ का पैरामीशियम, 1 सेल, सिंगल सेल, जिसकी आकृति चप्पल की तरह होती है, ऐसे नहीं, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। दूसरा, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। अभी मैंने कहा एक कोशिका के से हजारों लाखों करोड़ों अरबों कोशिकाएं सेल बन सकती हैं। कैसे? डिवीजन के थ्रू। एक सेल से प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन मतलब स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट इकाई है, इकाई, यूनिट। लेकिन सभी मिलकर अंजाम देती। प्रत्येक कोशिका क्या है? स्वाधीन है, इंडिपेंडेंट है, एक इकाई है। लेकिन कभी किसी फंक्शन को परफॉर्म करना होता है, शरीर के अंदर किसी मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करना है, चाहे अपचय क्रिया को परफॉर्म करना है, तो सब क्या हो जाएंगे? एक साथ मिलकर काम करेंगे। इसमें कोई डाउट? तीसरा पॉइंट। चौथा, अब इसको मिटा दें, चलिए इधर लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें और लो लीजिए। फलस्वरूप एक जीव का क्या होगा? निर्माण होगा। फलस्वरूप एक जीव का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक, न्यूक्लियस कोष्ठ में की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी हम लोग इसके बाद जस्ट पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के डिफरेंट पार्ट को, उसके फंक्शन को। तो उसमें पता चल जाएगा कि ये जो न्यूक्लियस है, सेल डिवीजन में चाहे सेल के कैरेक्टर, उसके गुण को
डिसाइड करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल इसी के अंदर होता है, डीएनए या क्रोमोसोम, है ना। और दूसरा न्यूक्लियस डिवीजन, जो मतलब कि सेल के डिवाइड करने में इसकी भूमिका है, एक सेल से दूसरे सेल बनने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण। अगर ये नहीं हो तो सेल का डिवीजन फिर मुश्किल हो जाएगा। जब हम लोग इसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सेल डिवीजन पढ़ेंगे। तो सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि किसकी क्या भूमिका है। ठीक है, उतार लिए सब? ऑनलाइन वाले हो गया? जी सर, हो गया। ठीक है, मिटाएं अब इसको हम। सेल थ्योरी समझ में आ गई ना? बस इतनी ही बात है। देखिए, जैसे सेल थ्योरी की बात है, दो चीज़ याद रखना है आपको। इसके साइंटिस्ट का नाम देने वाले जो है लोग, स्वान एंड सेलेडन याद रखिए, या सेलेडन एंड स्वान याद रखिए, जो आपको जैसे रेफरेंस लगे। ये कभी नहीं पूछेगा कि ये किस साल में ये थ्योरी आई है ना। बस ये सब जानने के लिए है, ऐसे ही समझने के लिए है। आपसे पूछा जाएगा सेल सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो स्वान एंड सेलेडन या सेलेडन एंड स्वान। दूसरा पूछा जाएगा सेल थ्योरी के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं, माना कि ये स्टेटमेंट के रूप में दे दें। प्रत्येक जीव एक या अधिक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीव एक या अधिक कोशिकाओं का नहीं बना होता है। प्रत्येक जीव में कोशिका की आवश्यकता नहीं है उसके निर्माण के लिए। इस तरह से किसी भी तरीके से स्टेटमेंट घुमा के दिया जा सकता है, लेकिन आपको अगर याद है कि प्रत्येक जीव में एक कम से कम होना ही चाहिए, और नहीं तो उससे अधिक होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जीव का निर्माण हो जाएगा। दूसरा, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। एक सेल डिवाइड करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 4 से 8, नहीं, ये सब एनिमल सेल के लिए है। ये सब में है, यूनिवर्सल है। ऐसा रहता तो हम लिखते नहीं किसी प्लांट और एनिमल में। ये यूनिवर्सल है। ये क्या है, यूनिवर्सल को क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी, नहीं सर्व। अब कहीं भी जाएंगे, अगर जीव है वो, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, ये प्रक्रियाएं सब में हो। सेल डिवीजन प्लांट में भी होता है, उसमें भी एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4, उसमें भी यही प्रक्रिया चलती है, और ये दोनों के लिए लागू है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। एक सेल की बात करें तो एक कोशिकीय जीव है। अगर एक यूनिट नहीं होती, इसमें कुछ दमखम नहीं होता, तो प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ और पैरामीशियम। अभी हाँ बताइए, नॉन लिविंग कौन है? अब ये सेल है, हम लिविंग देख रहे हैं तो लिविंग है। यदि सेल पे प्लांट की है, प्लांट की सेल है या एनिमल जो डेड कर गया, उसका सेल को देखेंगे तो वही डेड हो गया ना। लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं कि सेल जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह होता है, तो आप वायरस की बात कर रहे हैं। वायरस इसका एक्सेप्शन है, जो इसके बाद हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। इतना तो समझ में आ गया? ठीक है। आप कहेंगे कि एक ऐसा है भाई जो इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसका एक्सेप्शन, अपवाद क्या आता है, वायरस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विषाणु। ये क्या है, आप इसको कह नहीं सकते कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि ये जो वायरस इंडिपेंडेंट होता है, अगर किसी होस्ट में नहीं है, इंडिपेंडेंट है मतलब किसी को इन्फेक्ट नहीं किया है ना, संक्रमित नहीं किया। संक्रमित मतलब किसी के होस्ट में, किसी के घर में वो नहीं गया, तो ये क्या है, इसकी नेचर आप पता करेंगे। इसके बारे में जब जानेंगे तो क्या है, डेड होगा, मृत। एक ही चीज है लेकिन इसके दो नेचर। अगर लिविंग है तो लिविंग रहना चाहिए था, लेकिन क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, बिना होस्ट के है, बिना किसी को इन्फेक्ट किया, वायरस ऐसी हवा में है तो क्या है, डेड है। और जैसे ही किसी को इन्फेक्ट कर दिया है ना, संक्रमित कर दिया, किसी होस्ट में चला गया, तब क्या हो जाएगा, वो लिविंग। उसमें ग्रो होना शुरू हो जाएगा, एक वायरस से कई वायरस बनना शुरू हो जाएंगे, जैसे किसी को संक्रमित करता है तो।
अब इसको आप लिविंग कहेंगे कि नॉन लिविंग कहेंगे? हाँ, जैसे होस्ट में गया, किसी के बॉडी में गया, हमारे अंदर आ गया कोरोना वायरस। कोरोना वायरस समझ लीजिए जैसे अभी हुआ था 2 साल पहले, क्या हुआ, बाहर में घूम रहा है, वो नॉन लिविंग है, डेड है। लेकिन जैसे बॉडी में, हमारे लंग्स में चला गया, हमारे ब्लड में चला गया, अब क्या, वो अपना घर फैलाने लगा। एक वायरस से कई वायरस का जन्म होने लगा। फिर ज़्यादा वायरस बन गया, आपके शरीर में ज़्यादा मतलब कि डाकू घुस गए, रॉबर्ट, डाकू, चोर, आपके घर में सेंस लगाएगा ना। उसी तरह अपने बॉडी में वो जाके मल्टीप्लाई कर गया, एक वायरस से कई वायरस बन गए, लाखों करोड़ों बन गए, तो क्या करता है, अब उसकी दवा भी उस पर असर नहीं करेगी। अंततः व्यक्ति क्या हो जाएगा, दुनिया से चले जाएंगे। और पहले ही उसका इलाज हो जाता है, नहीं कहता है पहले इलाज नहीं करवाए, पहले इलाज करवाते तो ये वायरस जो इतनी संख्या में थी, कम संख्या में थी, उस वायरस पर कंट्रोल किया जा सकता था। अब क्या है, वायरस की संख्या करोड़ों में हो गई है। अब हमारी सेना कम पड़ रही है, जो हमारे अंदर सेल के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो इम्यून पावर है, उससे हार गए, वो हम पे चढ़ाई कर दिया वायरस, इसलिए बड़ी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, है ना। तो समय रहते अगर इलाज हो, तो कोरोना वायरस में समय रहते जिसका इलाज हुआ वो ठीक हो गया, जो देर किए, अनकंट्रोल हुआ, वो नहीं बच पाए। ये किसी भी बीमारी में, जो भी इन्फेक्टेड बीमारी हो, उसमें ये नियम लागू होगा, अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चाहे वायरल इन्फेक्शन हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो वायरस है प्रिमिटिव सेल है, ये ऐसा सेल है जो सेल के किसी जीव के जो एक लेवल स्तर होता है वहां तक ही पहुंचा ही नहीं, ये फंस के रह गया बीच में, और आज तक फंसा हुआ है। इसका ग्रो हो जाता तो कुछ एडवांस हो जाता ना, लेकिन ये फंस गया, जाल में फंस गया। जैसे वायरस है, कभी मोदी जी में चला जाता है और कभी इधर लालू जी में चला जाता है। इसको हम लिखेंगे ऐसा क्यों हुआ, तो वायरस इज प्रिमिटिव, मतलब प्रारंभिक, primitive organism that have not reached a cellular state। स्टेट मतलब अवस्था, स्टेट मतलब राज्य भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अवस्था से है। लिक्विड स्टेट, फिजिकल बोलते हैं ना, सॉलिड स्टेट, केमिस्ट्री में पढ़े हम लोग। स्टेट का मतलब अवस्था, प्रिमिटिव का मतलब प्रारंभिक। रिच मतलब पहुंच गया, ये रिच का मतलब क्या होता है, 2 रिच है, इसका मतलब होता है धनी। ये क्या है, वर्ब है, नहीं, ठीक। क्या हुआ, ऐसा प्रिमिटिव, ऐसा प्रारंभिक ये ऑर्गेनिज्म है, जीव है, जो एक सेलुलर स्टेट तक नहीं पहुंच पाया, बेचारा एक सेल के स्तर को भी नहीं प्राप्त किया, तभी ना ये फ्री रहता है, तो डेड फर्स्ट में चला गया, तो लिविंग, मृत और जिंदा दोनों में कैरेक्टर है, दोनों का कैरेक्टर इसमें है। तो क्या है, वायरस है। वायरस बहुत खतरनाक इसीलिए होता है, आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि ये डेड है कि, अब कोई व्यक्ति में आत्मा बची है कि नहीं बची है, वो आदमी आपको हर तरीके से किसी भी तरह रंग बदल सकता है, रूप बदल सकता है, तो खतरनाक है ना हुआ, देश के लिए, राज्य के लिए, आपके लिए, हम हमारे लिए। कोई भी वैक्सीन बनता है तो उसी को इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी वायरल बीमारी के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, अगर उससे वैक्सीन बनेगा तो उसी को माइल्ड फॉर्म में हमारे बॉडी में डाला जाता है, ताकि हमारे बॉडी को, इम्यून सिस्टम को उससे परिचय करवा दें कि देखो ये कुछ है, गया है। तो थोड़ा सा डालेंगे और वो अलर्ट हो जाएगा कि मेरे बॉडी में कुछ आ गया। अब उस समय उसके अलर्ट कर देगा अपने पुलिस सिस्टम को, अपने डिफेंस सिस्टम को, भाई अलर्ट हो जाओ, कोई अपराधी आ गया, कोई आतंकवादी आ गया शरीर में, तो क्या करेगा, उसके हिसाब से अपने जो प्लानिंग है
अपने एरिया को सुरक्षा करने का जो डिफेंस सिस्टम है उसको क्या करेगा, डेवलप कर लेगा। और उसको हम बता दिए, इंट्रोडक्शन करवा दिए वैक्सीन देके, यही वैक्सीन का 1 डोज 2 डोज 3 डोज, 1 डोज में थोड़ा सा, उस दूसरे डोज में थोड़ा और ज़्यादा दे सकते हैं, तीसरे डोज में थोड़ा और दे सकते हैं। अब क्या हो गया, मेरा बॉडी जो है वो उसके प्रति परिचित हो गया, अब उसके लिए अननोन नहीं है। जैसे वो वायरस इन्फेक्ट करेगा हमारे अंदर जाकर वो मर जाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। वैक्सीन देने का सेंस ही होता है कि उसी वायरस को ही माइल्ड फॉर्म में हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, और वैक्सीन का निर्माण भी ऐसे होता है। ठीक है, तो ऐसे सेल जो एक बेचारा वायरस बेचारा जो क्या हुआ, सेलुलर स्टेट तक, सेलुलर कोशिकीय अवस्था तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है जी, कोशिकीय ये सही है, ये गलत। ठीक है, मिटा दें इसको। ये क्या हो, एक्सेप्शन है। कोई पूछते हैं कि हाँ तो बताओ भाई वायरस क्या है, आप बता देंगे ना अच्छे से कि वायरस ये है, देख लो भाई, इसलिए वायरस ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये है क्या है, सेल है ना, ये एक सेल है। सेल को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अभी मान के चलते हैं कि हम आपको एनिमल सेल के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा सेल, एनिमल, जंतु कोशिका। देखिए, आपको पता है ये क्या है, नाम बताइए इसका, केंद्रक है ना। ये क्या था, सेल का बाहरी आवरण। एनिमल सेल में क्या बोलते थे इसको, हाँ एनिमल सेल है, एनिमल, प्लांट नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, और इसमें ऐसा ऐसा लिक्विड था, इसको क्या बोले थे, साइटोप्लाज्म। ठीक है जी, अगर इस लिक्विड की बात करें, इसमें भी लिक्विड है, पता है ना, ये न्यूक्लियोलस है, इसमें भी लिक्विड है। अगर लिक्विड की बात करें तो इसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। देखिए, अगर पूरे एज ए होल लिक्विड की बात करें, इसको और इसको मिलाकर, तो मिला के बात करेंगे तो इसका एक नाम देना हो, दोनों को मिला के बात करें तो इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसमें ये और ये न्यूक्लियस दोनों शामिल है, ये भी शामिल है लिक्विड, ये भी पूरा लिक्विड शामिल है, इसमें जितने चीज पाए जा रहे हैं इसमें ना है, तो वो भी शामिल हो गया, और इसके अंदर में ये लिक्विड है, इसके अंदर जो जो पाया जा रहा है वो हो गया। तो पूरा सेल को हम कब तक कर लेंगे, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का की हिंदी होती है जीव द्रव, वैसा द्रव जिसमें जीव की उत्पत्ति की संभावना है। प्रोटोप्लाज्म को अब हम 2 भाग में बांट देंगे। देखिए, है ना, 2 भाग में बांटे, पूरा को हम प्रोटोप्लाज्म कह दिए, ये पूरा लिक्विड को, इसमें ये लिक्विड भी है, ये भी लिक्विड है, न्यूक्लियस के अंदर वाला लिक्विड भी है, बाहर वाला भी लिक्विड है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह दिए, प्रोटोप्लाज्म। अब इसको हम 2 भाग में, इस न्यूक्लियस है ना, दो पार्ट में बांट दे, इसको यहाँ से पूरा ये वाला एक ये वाला अंदर वाला, तो इसको जो कहते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। हाँ, जो न्यूक्लियस को छोड़ के है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, ये हो गया कोशिका द्रव, तो भी कुछ द्रव होगा जो न्यूक्लियस के अंदर में है, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव। ठीक है जी, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? पूछेगा प्रोटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, आप बता देंगे? प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या डिफरेंस है, बता देंगे? प्रोटोप्लाज्म हो गया सर, ये मिक्स हो गया सर, दोनों न्यूक्लियस के अंदर का भी लिक्विड और बाहर का भी। साइटोप्लाज्म हो गया सर, न्यूक्लियस के बाहर का लिक्विड। हाँ, ये सेल है, इस सेल के अंदर क्या है, पूरा सबको मिला दिए प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म, इस टोटल को हम 2 भाग में डिवाइड कर देते, एक वाला यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन है ना, एक ये वाला पोर्शन 2 भाग में हो गया, तो ये वाला पोर्शन को क्या बोले हम, साइटोप्लाज्म।
और इसके अंदर जो लिक्विड है न्यूक्लियस के अंदर में, है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म। कुछ समझने में कोई दिक्कत है यहाँ पे ऑनलाइन? इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये कि उसको प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य बोल रहे हैं, जीव उसमें लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है? कोशिका। और अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो शुरुआत करेंगे कहाँ से? यहाँ से, इसके कवर से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, है ना। अब हम इसको, ये तो हम पूरे को एज ए होल बांटे। अब हम एक सेल को पढ़ने के हिसाब से कैसे बांटते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये सेल है, सेल को हम स्टडी के लिए अब क्या करते हैं, इसको बांटते हैं। ये बाहर वाला जो एरिया है, अंदर से बाहर से अंदर चलते हैं क्या? तो पहले ही जाएंगे तो एक मिलेगा हम लोग को, ये वाला रास्ता, एक बैरियर मिलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी को बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा बांट देते हैं, इसके अंदर आ जाएंगे तो ये मिलेगा ना लिक्विड, साइटोप्लाज्म। दूसरा आएंगे तो न्यूक्लियस मिल जाएगा क्या? साइटोप्लाज्म दैट मीन्स कोशिका द्रव्य। जब प्लांट सेल की बात करेंगे तब, पहले हमने कहा दिया, हम दोनों चाहते थे यहीं पे लिख सकते हैं, अभियो लिख देंगे। अगर आप लोग का विचार है, आप लोग को समझ में बातें आ गई तो हम कोशिका भित्ति भी यहीं पे लिख देते हैं क्या? हम सोच रहे थे आप लोग कहीं ना समझे, इसलिए हमने सिर्फ प्लांट एनिमल सेल को लेकर बात कर रहे थे। अब आपको पता है ना कि प्लांट सेल अगर होगा तो इसके अंदर भी ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा, तो सेल वाल कहा जाए। अब आप ये नहीं कहेंगे, आप कहेंगे ये प्लांट और एनिमल दोनों में, प्लांट ऑब्लिक एनिमल सेल। न्यूक्लियस का सर केंद्रक होगा ना सर? हाँ केंद्रक कर लीजिए। अच्छा, मुझे लगा न्यूक्लियोप्लाज्म लिखा, ठीक है। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ठीक है, इतना समझ में आ गया। साइटोप्लाज्म के अंदर में, अगर साइटोप्लाज्म में बात करेंगे, देखिए क्या क्या हम लोग साइटोप्लाज्म के अंदर में कल हम लोग फोटो बनाए थे, उस दिन देखे थे, बहुत कुछ था। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रद्रवी जालिका, जाली से बना जालिका, ठीक है जी। ये दो तरह के होता है, एक स्मूथ होता है, दूसरा रफ होता है। इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद में प्लांट सेल है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा, जिसको हम लोग पहले क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। इसी का टाइप होगा आगे क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद गोल्जी बॉडी, उसके बाद लाइसोसोम लिखिए, इसके बाद सेंट्रोसोम लिखिए। क्या बच रहा है? वैक्यूल लिख दीजिए। रिक्तिका प्लांट में बड़ा बड़ा होता है कि छोटा छोटा? प्लांट में बड़ा बड़ा होता है एनिमल में
ठीक है जी। इसी में पढ़ लेंगे राइबोसोम। राइबोसोम को राइबोसोम ही बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कनिका सूत्र भी बोलते हैं। कनिका किसी का नाम भी हो सकता है ना। जी सर, कनिका। प्लास्टिड को हरित लवक बोलते हैं। जी सर। गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी ही बोलते हैं। गोल्जी का है सर। हाँ, गोल्जी क्या लिखिए? गोल्जी गोल नहीं, गलत। गोल्जी काय नहीं, जी सर। सेंट्रोसोम को बोलते हैं, बताए थे तारक काय। तारका तारका बद। हाँ, जैसे भी याद होना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया नोट। जी सर। अब हम एक एक करके इस पर डिस्कस करेंगे। क्या सेल अच्छे से समझ गए, मतलब बायोलॉजी का आप बहुत कुछ समझ जाएंगे इसी से। अगर ये अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर सोचेंगे ये कहाँ था, ये टर्म बार बार आएगा आपको। ये समझ लिए, बेसिक यूनिट को समझ लिए, अपने आधार को मजबूत कर लिए। मतलब आपकी जो बिल्डिंग बनने जा रही है, नींव है, मजबूत है तो बनाएंगे ना भूकंप रोधी मकान। नहीं तो फिर तो कोई हिला के चला जाएगा, पूछ लेगा भाई बताओ लाइसोसोम किसमें होता है, किसमें होता है, एक प्लांट ऑफ एनिमल में कंफ्यूजन ना हो जाए। आत्महत्या के सेल, बहुत सारा सवाल तो यहीं से आ जाता है। क्या जी, मिटाएं इसको ऑनलाइन। अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। क्या सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल एक ही है सर? हाँ जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन? बिल्कुल। सेल मेम्ब्रेन इसलिए कि ये सेल के बाहर में क्या, जी सर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसलिए कि जिसमें जो प्लाज्मा है उसके बाहर में क्या, दोनों कह सकते हैं। अब हिंदी लिखने की जरूरत नहीं ना है। हाँ, अब अंडरस्टूड है। इसका कैरेक्टर देखिए क्या होता है। ये होता है सेमी परमिएबल। सेमी मतलब हाफ, सेमी सर्कल बोलते हैं ना, सेमी सर्कल। ये सर्किल है। सेमी सर्कल कैसे बनाते हैं, जब इसको काट देते हैं तो नहीं ना हुआ सेमी सर्कल। नहीं, सेमी का मतलब आधा। सेमी परमिएबल, हिंदी में अर्ध पारगम्य। इसी को बोलते हैं सेलेक्टिव। परमिएबल एक्चुअली सेल की जो बनावट है उसमें बाहर से भी कुछ जाना चाहिए और अंदर से भी बाहर आना चाहिए। आउटपुट और इनपुट दोनों काम। इसका क्या है, ये आउटपुट और इनपुट दोनों के लिए जिम्मेवार है, लेकिन अपने हिसाब से। आपके घर पे कोई आएगा तो आपके कोई रिश्तेदार होंगे, जान पहचान होंगे, लगेगा कि हाँ इसे कोई खतरा नहीं, तो उसको घर में जाने देंगे? नहीं। लगेगा कि ये तो आतंकवादी टाइप का लग रहा था, क्या उसको घर में घुसने देंगे? नहीं। फिर आपके घर में कोई अनवांटेड सामान है, दिवाली में सफाई करते हैं, कचरा निकलता है, अब लगता है कि उसकी ज़रूरत हमारे बॉडी में नहीं है, हमारे घर में नहीं है, तो क्या करते हैं, उसको आउट कर देते हैं, फेंक देते हैं। क्या वो अपने हिसाब से करते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से करते हैं, अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अपने उपयोगिता के दृष्टिकोण से। तो इसका काम क्या हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन का, ये क्या करता है, आउटपुट मतलब बाहर करने और अंदर करने, अंदर ले जाने, दोनों के लिए जिम्मेवार है। इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल, अर्ध पारगम्य। पारगम्य तो है, परमिएबल मतलब एक दूसरे के आसपास में, इसलिए जो है इसके आसपास में इधर से इधर और इधर से इधर जा सकता है, लेकिन कैसे, सेलेक्ट करके। हाँ, जो इसकी जरूरत होगी जिन चीज़ों की, उसी को अंदर जाने देगा। जरूरत नहीं है तो उसको रोक देगा, चेक कर देगा, यहीं पे रोक देगा, नहीं आप मेरे घर में नहीं जा सकता। इसीलिए इसको दोनों नाम से जानते हैं, सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल। ठीक है जी। अर्ध पारगम्य, आउटपुट और इनपुट दोनों के लिए क्या है, जिम्मेवार है। ये जो बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ये आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी बात करेंगे कि भाई किस चीज़ की बनी होती है ना। ये तो इसमें दो चीज़ है, लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड को जब हम तोड़ते हैं तो दो भाग में बंटता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, फैटी एसिड और दूसरा ग्लिसरॉल। आप सिर्फ इतना भी याद रखिए, फैटी एसिड जो वसा है, वसा फैट मान लीजिए उसको, और प्रोटीन जिसको बॉडी बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी। इंजाइम नहीं, ये बायोमोलिक्यूल्स है। ये है क्या है, इसको बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, इंजाइम नहीं है। बायो मतलब जिंदगी। हमारी बॉडी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, लिपिड जिसको बोलते हैं लिपिड, उसके बाद में क्या होगा, मिनरल्स, खनिज, लवण, ये सब ना है। लिपिड को बोलते हैं सर, बायोमोलिक्यूल। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स, जो जिंदा जीवन में है, जिससे जीवन का निर्माण हुआ है। ये नॉन लिविंग, ये तो जिंदा थोड़ी है, ये तो लिविंग, नॉन लिविंग है ना, मृत है ये। लेकिन ये सब मिलकर क्या करता है, जिंदगी का निर्माण कर देता है। नहीं, ये जो कोशिका मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, एक्चुअली ऐसे होती है। नहीं, ये जो हम ज़्यादा बड़ा करके देखेंगे ना, तो ये इस तरीके से बीच बीच में यहाँ पे रास्ता होता है, देख रहे हैं ना, यहाँ से ही दोनों काम होता है, आने जाने का। हाँ, सेल मेम्ब्रेन का ये सही डिजाइन होता है। तो इसमें क्या होता है, लेयर होता है, ये लेयर है, देख रहे हैं, वो लेयर ये हो गया, ये लेयर ये हो गया, बीच में भी तो कुछ होगा, है ना, ऐसे। ये दो लेयर है, तो दो लेयर कौन सी का है, प्रोटीन का। डबल मेम्ब्रेन होता है इसमें, दो लेयर प्रोटीन का, बीच में जो एक लेयर है ये, समझ गए, ये कौन सा का है, लिपिड का है। और सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस लिखिए, दोहरी झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन जो भी सेल में होगी ना, हाँ डबल मेम्ब्रेन होगी, लेकिन ये डबल मेम्ब्रेन। लेकिन इसका डिजाइन कैसे होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, जिसमें दो लेयर प्रोटीन के और बीच में एक लेयर लिपिड के। ये मिलकर क्या बना दिया, कोशिका झिल्ली बना दिया। हाँ, दोनों। हाँ, इसका जो मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है, ये यांत्रिक मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा। शेप को, सेल के शेप को थोड़ा फिक्स करने का काम करता है। जो शेप है सेल की, इससे निर्धारित होती है, फिक्स्ड। मैकेनिकल सपोर्ट, अरे हमारे बॉडी में हड्डी है ना, अगर हड्डी नहीं होती तो क्या हम खड़ा होते इस तरीके से, फिर तो ससरते ना, ऐसे जमीन पड़े रहते। तो क्या यांत्रिक सहारा होती रही ना हड्डी। तो सेल को कोलैप्स होने से, चपटा होने से, उसके साइज मेंटेन करने से, उसके आकार को मेंटेन रखने से ये क्या करता है, ये हाँ मदद कर, बहुत सारी चीज़ मदद करते हैं, लेकिन ये भी करते हैं, ये हम कहना चाह रहे हैं।
इससे में से एक सेल पेपर है हाँ शेप आकार करेंगे हाँ हाँ सिलिया फ्लैजिला सब इसी से। दूसरा रेगुलेशन ऑफ मटेरियल्स, अभी बताया ना सेलेक्टिव परमेबल है ना, तो क्या होता है रेगुलेशन ऑफ मटेरियल्स। रूल एंड रेगुलेशन पढ़े हैं ना, रूल एंड रेगुलेशन, रूल नहीं लॉ एंड ऑर्डर, रूल रेगुलेशन, तो वही रेगुलेशन रेगुलेट करता है कि किसको अंदर जाने देना है नहीं जाना। हो गया, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये कोई कोशिका है ना, तो ऐसे ऐसे देखते हैं जीप में कभी कभी रहता है ऐसे ऐसे, है ना। पैरामीशियम देखेंगे तो ऐसा होगा चप्पल के जैसे, लेकिन उसमें भी ऐसे ऐसे होगा। टेंटिकल्स होगा, ऐसा बड़ा बड़ा हो सकता है, इसको बोलते हैं सिलिया। क्या बोलते हैं? हाँ, छोटा है तो सिलिया, इसी के सहारे मूव करता है ना। जैसे आप मिलीपैड्स वगैरह देखे होंगे, कीड़ा जो है मिलीपैड्स, क्या वो सेंटीपैड्स वगैरह जिसमें छोटा छोटा पैर होता है, नहीं कैसे चलता रहता है जैसे वेब की तरह। तो ऐसे ही सिलिया जो है सेल मेम्ब्रेन के बाहर में लगी रहती है, इससे वो क्या करता है, मोशन करता है, खाना को पकड़ता है। ये फ्लैजिला है, ये बड़ा बड़ा जो आप इसको देखते हैं कॉकरोच में देखते हैं ना, दो टेंटिकल्स एंटीना, उसी टाइप का होता है। इसको क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। ये इसी के ऊपर लगा रहेगा। पैरामीशियम को आप देखेंगे नेट में देखिए, निकाल के देखिए पढ़ाई के बाद, ऐसा ऐसा उसमें दिखाई देगा। आई थिंक इनफ है ये सेल मेम्ब्रेन के लिए। हाँ, ड्रॉ कर लीजिए, अच्छा रहेगा, समझने में अच्छा रहेगा। फ्लैजिला, फ्लैजिला। क्या बोलिए, कैसे लिखेंगे? बड़ा काटना होता है। हाँ, सिलिया एंड फ्लैजिला बोलते हैं। सिलिया छोटा छोटा हो गया ऐसे रुआ जैसे, और ये होगा थोड़ा बड़ा होगा। हमारे इंटेस्टाइन, जो हमारी आंत है ना, खासकर स्मॉल इंटेस्टाइन में, आप इसको जब काटेंगे, काट के देखेंगे तो इसमें भी ऐसे ऐसे लग रहता है, होगा। खसी का मीट खाए ना, खसी का पचौनी खाए, पचौनी खाए ना, उसमें कैसा रहता है, दाना जैसा? नहीं, बोन मैरो हड्डी में होता है। तो उसके आप इंटेस्टाइन में जाएंगे तो इंटेस्टाइन में छोटा छोटा इस तरह के स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, फूड पार्टिकल्स जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करता है, शोषित करके वो खून में ले जाके हर जगह पहुंचाता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम, ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन का काम। ऑक्सीजन भी लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, फिर न्यूट्रिएंट्स को भी एक जगह से दूसरी जगह जाके पहुंचा देता है। तो ये माइक्रोविलाई इसको बोलते हैं, जो इंटेस्टाइन में होगा। हाँ, विली माइक्रोविलाई, विलाई या माइक्रोविलाई, ठीक, ज़्यादा नहीं तो